हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 16 दिसंबर और शुरू करते हैं फिलिप्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज बेपर उरू को लेकर है। ये बेपर उरू क्या है? उरू का मतलब मलयाली भाषा में बोट होता है। तो ये एक मलयाली वर्ड है जिसका उरू का मतलब होता है बोट। ठीक है। तो ये बेपर उरू है। ये एक टाइप का लकड़ी से बना हुआ शिप है। ये 1 महीने पहले भी न्यूज़ में था। तो जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे भी इस शिप को ले जाया गया था, तो इसलिए न्यूज़ में था। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो केरला की जो डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसने इस बेपर उरू के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की मांग की है। अब इसमें ऐसा खास बात क्या है? आपने देखा होगा जितनी भी शिप है, जितनी भी यार्ड्स होती हैं, जो नई मॉडर्न शिप्स होती हैं, बोट होती हैं, वो काफ़ी आयरन की बनी होती हैं, ठीक है? तो ये जो शिप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वुड की बनी हुई होती हैं और इसको जिस तरीके से बनाया गया होता है ट्रेडिशनल तरीके से, इसीलिए इसके लिए एक जीआई टैग की माँग कर रहे हैं। तो इसे वुडन ढो बोलते हैं। ढो का मतलब शिप होता है, सेलिंग बोट होता है, जो कि हैंडीक्राफ्टेड तरीके से बनाया गया है। मतलब इसे हाथ से बनाया गया है, किसी मशीन से नहीं बनाया गया है। और किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्निक इसमें यूज़ नहीं की गई है और इसको बनाने के लिए बहुत इमेंस एक्सपर्टाइज़ लगती है, जो सदियों से एक कम्युनिटी के पास है, वही इस वेपर उरू को बनाती हैं। इसे एक ढो को बनाने में, एक उरू को बनाने में 1 से 4 साल का समय लग जाता है। वेपर एक केरला में जो प्लेस है, उसे मैरीटाइम हब माना जाता है, जहाँ पर ये उरू का काफ़ी यूज़ होता था और उरू की इसलिए डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। कौन सी कम्युनिटीज़ इस उरू से एसोसिएटेड है? ये होते हैं ओडाइज़, जो कि जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इस उरू को बनाने में। इसके बाद होते हैं कुछ खलासीस। तो इन 2 कम्युनिटी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। अगर जीआई टैग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? सबसे ज़्यादा जीआई टैग है कर्नाटक के पास, उसके बाद तमिलनाडु के बाद और फिर आता है केरला का नाम। तो यूपीएससी में ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर है। क्यों न्यूज़ में? दरअसल 16 नए गोकुल ग्राम बनने हैं, जिसके लिए सेंटर ने फंड रिलीज़ किया है। इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज़ में है। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एम क्या है कि जो हमारी इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स होती हैं, उन्हें संरक्षण देना, उन्हें कंजर्व करना, उनको प्रमोट करना साइंटिफिक तरीके से, ताकि जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है काऊ की या बोवाइन की, तो उससे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। मिल्क प्रोडक्शन अगर हम देखें तो कितना इंक्रीज़ हो गया है? 146 मिलियन टन से लेके ये 220 मिलियन टन तक आ गया है। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है ये। इस मिशन को कौन मिनिस्ट्री देख रही है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर गोकुल ग्राम्स बनाने हैं। ये एक डेवलपमेंट सेंटर होगा, जहाँ पे जो हमारी लोकल ब्रीड्स होंगी, जो इंडिजिनस ब्रीड होंगी, उन्हें कंजर्व किया जाएगा। उनको वहाँ पे इंडिजिनस कैटल रियरिंग को प्रमोट किया जाएगा, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं, उनके लिए उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। तो इस मिशन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एग्रीस्टेक को लेकर है। क्या है ये एग्रीस्टेक? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा, जो डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा हमारे फार्मिंग सेक्टर को। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है, उसको फाइनलाइज़ कर लिया गया है। मतलब अब इसका जो प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा, उसे फाइनलाइज़ करके अब इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में रखा जाएगा। तो एग्रीस्टेक है क्या? ये एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा, जहाँ पर जो हमारे किसान होंगे, जो हमारे फार्मर्स होंगे, उनके कुछ डिटेल्स लिखे जाएँगे और इसके साथ ही साथ जो फार्मिंग के कुछ हमें एक्स्ट्रा इनपुट प्रोवाइड करना है। सपोज़ करो आपको ड्रोन से उस पर्टिकुलर सॉइल को इंस्पेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसका डाटा भी आपको यहाँ मिल जाएगा कि पर्टिकुलर आपको इस रीजन में, इस सॉइल में आप क्या कौन-सी फसल उगा सकते हो, उस फसल में कौन-कौन सी इंश्योरेंस आ सकती है, कैसे आप गवर्नमेंट सर्विस को अवेल कर सकते हो, लैंड रिकॉर्ड वो किसके नाम पे है। तो मतलब पूरा जो डिजिटल सॉल्यूशन होगा फार्मिंग को लेकर, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपके पास अवेलेबल होगा। इसमें होगा क्या? इसमें जो किसान होंगे, उनकी डिटेल्स रखी जाएगी, जो लैंड होगा उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी, प्रोडक्शन डिटेल्स रखी जाएगी और यहाँ तक कि फाइनेंशियल डिटेल्स भी रखी जाएगी। इससे फ़ायदा होगा क्या? क्योंकि अभी भी हमारी जो खेती है, हमारी जो फार्मिंग है, उसमें बहुत से ज़्यादा लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। उनको टाइमली क्रेडिट नहीं मिल पाता है, टाइमली इनपुट नहीं मिल पाता है साइंटिफिक तरीके से, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं हम इसके ज़रिए। उनको हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ईज़ी रेट में। उसके बाद कुछ उनको एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि इस साल बारिश कम होने वाली है या इस साल आप ये वाली क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है? अगर आपको कोई मशीन यूज़ करनी है या रेंट पे लेनी है, तो वो आपको उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। कोई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। बट दिक्कत क्या आ रही थी, ये एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा, डाटा डिजिटल होगा, तो इसका कंसर्न ये था कि क्या ये फार्मर की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है? क्या इसमें डाटा ब्रीच हो सकता है क्या? तो उसी फ्रेमवर्क में ये बताया गया,
इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो तो फेडरेटेड होगा, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को रन करेगी। बट जो डाटा होगा पर्टिकुलर स्टेट के जो किसान होंगे तो उसी स्टेट का उस डाटा का ओनरशिप मिलेगा। और इसका जो एक्सेस भी होगा इस फेडरेटेड फार्म डाटाबेस का, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी इस डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इस एग्रीस्टेक में हर फार्मर की अपनी एक आईडी होगी, एक डिजिटल आईडी होगी जिसे फार्मर आईडी बोला जाएगा। और उसमें आपका जो लैंड रिकॉर्ड होगा वो भी दर्ज होगा। उस लैंड को लेकर कुछ फाइनेंशियल स्टेटस वो भी रखे जाएंगे कि लोन है या फिर कोई स्कीम में है या फिर इंश्योरेंस है, वो सब भी इस पूरे इस प्लेटफॉर्म में एक्सेसिबल होगा। तो ये डिजिटल इंडिया के लिए एक नई पहल होगी। तो ये न्यूज़ में था इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ फोरा बोट को लेकर है। क्या है ये फोरा बोट? ये एक रोबोट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा। जो माइक्रोस्कोपिक मरीन फॉसिल्स होते हैं जिसे कहते हैं फोरामिनिफेरा, उसे ये सॉर्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ताकि जो ह्यूमन एनर्जी लग रही है, जो ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो फोराबोट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो फोरामिनिफेरा दिख रहा है इसको फोरम बोलते हैं, तो इन फोरम को आइडेंटिफाई करेगा उनके साइज के अकॉर्डिंग और सॉर्ट करेगा। ये फोरामिनिफेरा क्या होता है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो शेल के साथ में होते हैं। तो जब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डाई हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तब ये टाइनी शेल छोड़ देते हैं। तो इसी को फोरम बोला जाता है या फिर फोरामिनिफेरा बोला जाता है। तो अभी जो प्रोसेस यूज होती है उसमें ह्यूमन खुद बैठते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सॉर्ट करते हैं, तो इसमें काफी टाइम लगता है। बट ये जो फोराबोट होता है 79% एक्यूरेसी के साथ में इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। तो इससे टाइम भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है। अब इनको सॉर्ट करना ही क्यों है? तो ये जो फॉरम्स होते हैं ये क्या होते हैं, 100 मिलियन ईयर पुराने हैं। जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इनको आइडेंटिफाई करेंगे, इनको इंस्पेक्ट करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जब ये जीवित थे तब उस वक्त सी की हालत कैसी थी, ओशन कैसे थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि 100 मिलियन ईयर्स के पहले इनकी क्या पोजीशन थी, इनका क्या स्टेटस था, ओशन के ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो फोरा बोट कभी क्वेश्चन में आ सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज माइक्रो प्लास्टिक को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल एक नई स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया कि जैसे जैसे हम सांस लेते जा रहे हैं वैसे वैसे हम माइक्रो प्लास्टिक को भी इनहेल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये हमारे ब्लड में घुस रहा है, हमारे ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इससे हमारे जो हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब हमें ये जानना है कि माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। तो ये टीनी पीस ऑफ प्लास्टिक होता है। इसके साइज कितनी होती है? 5 मिलीमीटर से कम के साइज को माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। अब जैसे आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गए या फिर हम जो प्लास्टिक की लिटरिंग करते हैं, प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं, तो वही फ्रेगमेंट होती है जब यूवी रेज उससे मिलती है, फिर फिश ऐसे कंज्यूम करती है। उसके बाद कुछ एक्वाटिक जो मरीन एनिमल्स होते हैं कुछ उनमें चला जाता है, कुछ सी बर्ड इसको फीड करते हैं और फिशिंग के जरिए ये ह्यूमंस के भी ब्लड में एंटर कर जाती है। तो इससे हमारे जो लिवर और ब्रेन को नुकसान होता है। और जो हमारे एनिमल क्रिएचर्स हैं जैसे टर्टल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको काफी इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये काफी नुकसान पहुंचाता है। और आईयूसीएन के अनुसार 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल ओशन में चला जाता है। और ओशन में भी जितना भी मटेरियल, जितना भी मरीन डेब्रिस है उसमें 80% यही प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन काफी गंभीर समस्या है आज की तारीख में। तो इसके निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसे आईएमओ और एफएओ द्वारा चलाया जा रहा है। इंडिया ने भी अपने इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। कौन से रूल में? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 के रूल्स में आया था ये। इसका देखो इनिशिएटिव है अनप्लास्टिक कलेक्टिव यूपीसी। ये किसका इनिशिएटिव है? ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंडिया मिलकर और सीआईए और वर्ल्ड वाइड फंड, इनके साथ मिलकर इंडिया ये प्रोग्राम चला रहा है जिसमें कि जो प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करना है और उससे होने वाले इकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है। तो ये हो गया माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसके आने की संभावना हमेशा रहती है। तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है और कैसे ये हमें इम्पेक्ट कर रहा है और इसको, इसकी समस्या को सोल्व करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement best reflect the consequence of it? First statement है this would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Second है this would create a local self-governing body in that area. Third है this would convert the area into a union territory. The state having such areas would be declared a special category state. तो फिफ्थ शेड्यूल हमने पढ़ा है, इसका मेंशन है आर्टिकल 244 में। जितने हमारे शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज है, उनके गवर्नेंस के लिए ये शेड्यूल लाया गया है।
तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी जो कुछ नीड्स होती हैं, पर्टिकुलर नीड्स होती है, उनको मीट करना। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर है। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, क्योंकि सबसे जो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है वो ट्राइबल पीपल का देखा जाता है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट की समस्या को दूर करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन है कि अब आप ट्राइबल लोगों की जमीन आप नहीं ले सकते। और अभी ये फिफ्थ शेड्यूल कितने स्टेट में है? ये टर्न 10 स्टेट में लागू किया गया है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।